वेलकम टू जीके एजुकेशन विथ मनीष सर। आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी का क्लास 3 भारत की सामान्य जानकारी बताऊंगा। इससे पहले मैंने बताया था क्लास 1 क्लास 2। क्लास 1 और क्लास 2 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो दोनों आप देख लोगे तो आगे आपको अच्छे समझ आएगी। मैंने पीछे क्या बताया था, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो मैंने बताया था कि भारत का नाम भारत पड़ा कैसे। तो वायु पुराण के अकॉर्डिंग दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र था, उसी के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। पुराणों की संख्या जो आपकी 18 है। आर्यों के निवास स्थान होने के कारण इस देश का नाम आर्यवर्त भी पड़ा था। उसके बाद मैंने बताया था कि इंडिया जो है ये यूनान के एक इंडोई शब्द से बना हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि भारत की आकृति जो आपकी है वो चतुष्फलकीय है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। यानी कि 29% जो भूमि है उसी का है 2.4%। उसके बाद मैंने बताया था कि भारत का 9 तटवर्ती राज्य है। ठीक है। 9 तटवर्ती राज्य में कौन कौन से आ जाएंगे? तो 9 तटवर्ती राज्य में आपके आ जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 हो जाएंगे। उसके बाद मैंने बताया था स्थलबद्ध राज्य जो आपके हैं वो कितने हैं? तो 19 है आपके स्थलबद्ध राज्य, मैंने ये बताए थे, जिसमें से 5 आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं लगाता है। और उसके बाद मैंने बताया था आपको कि भारत जो आपका है इसका पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी बिंदु गुजरात है, उत्तरी बिंदु लद्दाख है और दक्षिणी बिंदु जो आपका है वो कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु और दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है अंडमान और निकोबार। इसमें मैंने बिंदु ही बताया था आपका। तो मैंने बिंदु के बारे में बताया था कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबथू या वालंगू है, पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार मोती है या सरक्रीक, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है जिसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, और सबसे दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो आपका है वो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है। तो मैंने ये बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कर्क रेखा के बारे में और भारतीय मानक समय के बारे में। कर्क रेखा जो आपका है वो भारत में 8 राज्य से गुजरती है और वर्ल्ड में 18 देश से गुजरती है। कितने? तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्य से गुजरती है और वर्ल्ड में 18 देशों से गुजरती है। भारत में जो ये राज्य से गुजरती है उसमें राज्य का नाम आपका कौन कौन सा आ जाएगा? तो उसमें राज्य का नाम सबसे पहले इस साइड से शुरू करेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य। भारतीय मानक समय जो आपका है वो 5 राज्य से गुजरती है भारतीय मानक समय। तो भारतीय मानक समय 5 राज्य से गुजरती है। तो 5 राज्य कौन कौन सा आपका है? तो ऊपर से शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे आएंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे ओडिशा। ठीक है। ओडिशा के नीचे आपका आ जाएगा कौन सा राज्य? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से आपका भारतीय मानक समय गुजरती है। भारत जो है वो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है और पहला देश जो आपका है रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा अमेरिका है, चौथा चीन है। ठीक है। और 7वां कौन सा है? भारत है। 8वां कौन सा? अर्जेंटीना है। कौन है 8वां? अर्जेंटीना है। ये मैंने बताया था। और मैं बताया था कि अगले वीडियो में बताऊंगा मैं दिल्ली एनसीआर के बारे में। तो देखो, भारत की सामान्य जानकारी क्लास 3, इसमें आज का टॉपिक आपका है नेशनल कैपिटल रीजन अर्थात एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है क्या? तो बहुत सारे गांव के लोग या भिन्न भिन्न राज्यों के लोग यहाँ पे जॉब करने जाते हैं। तो दिल्ली का क्षेत्रफल आपका बहुत कम है। इसी कारण से दिल्ली के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए और बहुत सारी जगहों को डेवलप करने के लिए दिल्ली एनसीआर बनाया गया और दिल्ली एनसीआर में 3 राज्यों को शामिल किया गया। कितने राज्यों को शामिल किया गया दिल्ली एनसीआर में? तो दिल्ली एनसीआर में 3 राज्यों को शामिल किया गया। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो 3 राज्य आपके हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। वैसे देखो, दिल्ली की सीमा मात्र 2 राज्य से लगती है, हरियाणा से लगती है और किससे लगती है? तो उत्तर प्रदेश से लगती है, राजस्थान से नहीं लगती है। लेकिन राजस्थान का भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो दिल्ली एनसीआर में शामिल है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि नेशनल एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल कैपिटल रीजन होगा। क्या होगा? नेशनल कैपिटल रीजन। उसके बाद हिंदी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली को एनसीआर 1985 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया? तो दिल्ली को एनसीआर 1985 में घोषित किया गया था और इसके तहत इसमें 3 राज्य शामिल हैं। कितने राज्य शामिल हैं? 3 राज्य। पहला है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा जगह शामिल है? तो मेरठ है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़। फिर से बोल रहा हूं मैं,
उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा जगह दिल्ली एनसीआर में शामिल है? तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और हापुड़। अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा का कौन कौन सा जगह शामिल है? तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल और जिंद। ठीक है, तो ये सब जो आपका है वो हरियाणा का है और दिल्ली एनसीआर में शामिल है। फिर से एक बार, हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल और जिंद। तो ये सब जो आपका है ये हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है जो दिल्ली एनसीआर में शामिल है। अब देखो राजस्थान, तो राजस्थान का मात्र 2 जिला आपका है, एक है अरवल और एक है भरतपुर। कौन सा है? तो राजस्थान का मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक है अरवल और एक है भरतपुर, जो दिल्ली एनसीआर में शामिल है। तो ये था आपका दिल्ली एनसीआर। क्या था? दिल्ली एनसीआर। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं आपका कि दिल्ली एनसीआर कब बना? 1985 में दिल्ली एनसीआर बना। दिल्ली एनसीआर में कितने राज्य शामिल है? दिल्ली एनसीआर में 3 राज्य शामिल हैं। ठीक है, पूछ देगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं है? तो टिक कर लोगे आप लोग। कौन कौन से राज्य शामिल है आपके? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। कौन सा? तो राजस्थान। ठीक है, देखो अब आगे, अब जब तीनों राज्य का नाम आ गया है तो तीनों राज्य के क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश जो आपका है यहाँ पे है पिलभित नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? पिलभित नेशनल पार्क। हरियाणा में है कालेश्वर नेशनल पार्क या सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और राजस्थान है जो आपका राजस्थान, यहाँ पे है डेजर्ट नेशनल पार्क या मरुस्थलीय नेशनल पार्क। कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश का जो जिला आपका शामिल हुआ दिल्ली एनसीआर में, मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और हापुड़। हरियाणा का कौन सा है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल और जिंद। राजस्थान का कौन सा है? तो अरवल है और भरतपुर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो भारत जो आपका है भारत, तो भारत की अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री जो है उसका नाम क्या दिया गया है? अब ये बात करते हैं। ठीक है, मैं भी इसको इरेज करूंगा, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री आपकी है उस बाउंड्री को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, जो भारत की बाउंड्री है उस बाउंड्री को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भारत की बाउंड्री को। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है वो कौन सी रेखा है? दुरंड रेखा है। सबसे पहले देखो मैप दिखाता हूं मैं आप लोग को। ये है मैप भारत का। अब देखो, अब ये है पाकिस्तान, ऊपर में अफगानिस्तान है। तो बात है आपकी 1893 की। उस समय भारत जो था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, ये था भारत। तो उसी समय इस रेखा का निर्धारण हुआ था जिसका नाम रखा गया था डुरंड रेखा। क्या नाम रखा गया था? तो डुरंड रेखा। इस डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था 1893 में। कब हुआ था? तो इस डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था 1893 में और यह रेखा उस समय थी पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के बीच। किसके बीच थी? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1893 में किया गया था। ब्रिटिश, देखो यहां मैं लिखा भी हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जिसका निर्धारण 1893 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? द ब्रिटिश सिविल सेवक सर हेनरी मॉन्टियर डुरंड और अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान के बीच यह समझौता हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा बना आपका, उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच था। तो इस रेखा का नाम दिया गया डुरंड रेखा, जिसका निर्धारण 1893 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश सिविल सेवक सर हेनरी मॉन्टिमर डुरंड और अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान के बीच यह समझौता हुआ था।
कब हुआ था? 1893 में हुआ था। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा बनी? डुरंड रेखा बनी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत और चीन के बीच। तो भारत और चीन के बीच जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, क्योंकि आपको पता ही है कि 1947 में आजादी के दौरान दोनों देश अलग हो गए थे और भारत का विभाजन दो भागों में कर दिया गया था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रूप में कर दिया गया था। तो इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा आपका है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था 17 अगस्त को। कब हुआ था? 17 अगस्त को इसका निर्धारण हुआ था, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण। तो देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं भारत और चीन के बीच। तो भारत और चीन के बीच चाइना यहाँ पे है, यहाँ जो आप ये जो आपका ये नेपाल है, ये भूटान है, इसको छोड़ के यहाँ बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को हुआ था। कब हुआ था? तो 27 अप्रैल 1914 को हुआ था और यह निर्धारण शिमला समझौता के तहत सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। इसीलिए इस रेखा का नाम क्या पड़ा? तो मैकमोहन रेखा पड़ा। तो फिर से रिवीजन करता हूं एक बार में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा है। इसका निर्धारण कब हुआ? 1893 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश सिविल सेवक सर हेनरी मॉन्टिमर डुरंड और अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान के बीच किया गया। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया और यह निर्धारण शिमला समझौता के तहत सर हेनरी मैकमोहन ने किया, इसलिए इसका नाम इन्हीं के नाम पर मैकमोहन लाइन पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था और ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा हुआ था। तो ये तीन लाइन आपका है जो भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत और चीन के बीच तीन हुए। अब आगे बात करते हैं, भारत और नेपाल के बीच काली नदी बनाती है सीमा। कौन सी नदी बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच बनाती है काली नदी सीमा। कौन सी रिवर? तो काली रिवर जो आपका है वो भारत और नेपाल के बीच बनाती है सीमा। क्लियर हो गया? यहाँ पे श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। कौन जोड़ती है? तो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है पाक जलडमरू मध्य या पाक स्टेट। ठीक है, और भारत और श्रीलंका को अलग करती है मन्नार की खाड़ी। कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल है और क्या है? तो राम सेतु है। आदम का पुल या राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच है और राम सेतु तमिलनाडु के धनुषकोडी से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? तो राम सेतु तमिलनाडु के धनुषकोडी से शुरू होती है। अब बात करते हैं भारत और म्यांमार के बारे में। तो भारत और म्यांमार को अलग करती है पटकाई की पहाड़ी। कौन अलग करती है? तो पटकाई की पहाड़ी भारत और म्यांमार को अलग करती है और जोड़ती कौन है? तो जोड़ती है तुजू दर्रा। कौन जोड़ती है? तो तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ती है। क्लियर हो गया? फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं। भारत और नेपाल के बीच काली नदी बनाती है सीमा। भारत और श्रीलंका को जोड़ती है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु है या आदम का पुल है। राम सेतु तमिलनाडु के धनुषकोडी से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? तो तमिलनाडु के धनुषकोडी से शुरू होती है। भारत और म्यांमार के बीच पटकाई की पहाड़ी है जो एक दूसरे को अलग करती है और तुजू दर्रा जो आपका है ये जोड़ती है भारत और म्यांमार को। क्लियर हो गया? तो यही था आपका भारत की बाउंड्री और कौन इसको पृथक करती है और कौन इसको जोड़ती है। अब देखो, भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है जिसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है निलंबो नुसिफेरा गार्डन। अब भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को ही क्यों लिया गया? क्योंकि 1857 की क्रांति पता होगी आपको कि 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें राष्ट्रीय चिन्ह कमल और रोटी था। तो राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पुष्प जो आपका है वो क्या था? तो राष्ट्रीय पुष्प कमल को भारत सरकार ने अडॉप्ट किया। ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल और रोटी था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज को 27 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गान जनगण मन है जिसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, और इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी और इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया।
ठीक है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस। क्या है? भारत के राष्ट्रीय पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। क्या नाम है? तो प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। और गंगा डॉल्फिन को 5 नवंबर 2009 को भारत सरकार ने अपनाया था। ठीक है। बचा वृक्ष। तो भारत राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बात करते हैं तो बरगद है। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बंधालेसिस। क्या नाम है? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बंधालेसिस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाबो क्रिस्टेटस मोर का वैज्ञानिक नाम है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो निलंबो नुसिफेरा गार्डन, और इसको 1857 की क्रांति से लिया गया। भारत राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। ठीक है। और राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन है, जिसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, और इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक 2 दिन बाद वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसको भी बनाया गया था। इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका, और इसको अपनाया गया था 5 नवंबर 2009 को। और मैंने बताया कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्या है? तो फाइकस बंधालेसिस। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है आपका वो मोर है, जिसका नाम है पाबो क्रिस्टेटस। क्या नाम है? तो पाबो क्रिस्टेटस। तो ये था आज का आपका टॉपिक भारत की सामान्य जानकारी। अब हम लोग भारत की सामान्य जानकारी में आगे क्या पढ़ेंगे, तो आगे देखते हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे भारत की सामान्य जानकारी में। ठीक है। देखो, आपके अकॉर्डिंग ये भारत की सामान्य जानकारी खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये भारत की सामान्य जानकारी अब शुरू हुई। कैसे? तो देखो, अगला क्वेश्चन चलेगा आपका, वो क्या होगा? आगे देखो, आगे मैं क्या बताऊंगा, तो मैप को समझाऊंगा पहले और राज्यों को देखेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि आगे ये जो एरिया आपका है, ये है पूर्वोत्तर भारत। क्या एरिया है? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत जो है, पूर्वोत्तर भारत में नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं? तो 8 हैं, लेकिन इसको बोला जाता है 7 सिस्टर्स। क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर्स। इसमें सिक्किम शामिल नहीं है। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो आपका है वो अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद आपका असम है। क्या है? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो आपका है वो अरुणाचल प्रदेश है। दूसरे स्थान पर असम है, और सबसे अंतिम स्थान पर सिक्किम है। ठीक है। तो कल का आपका टॉपिक होगा पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में नंबर ऑफ राज्य कितने हैं? तो नंबर ऑफ राज्य जो है वो 8 हैं, लेकिन सिक्किम 7 सिस्टर की सूची में शामिल नहीं है, और पूर्वोत्तर भारत को ही 7 सिस्टर का दर्जा दिया गया है। सिक्किम अब बाद में है। ठीक है। भारत में शामिल होने वाला अगर कोई अंतिम राज्य है तो वो सिक्किम ही है। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया, और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है और पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य है। पूरे भारत का अगर बोले कि पूरे भारत में 28 राज्यों में सबसे छोटा कौन सा है, तो गोवा है। गोवा में ही दूध सागर झरना है। ठीक है। तो कल आपका टॉपिक शुरू होगा पूर्वोत्तर भारत कैसे शुरू होगा, और सारे राज्यों को देखेंगे कि वहां से और इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद।